नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम खुला आकाश में आप सबका स्वागत है। खुला आकाश के इस अंक में मैं आपके साथ हूं सीटू तिवारी। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 375 में ये प्रावधान है या ये कहा गया है कि यदि पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना भी उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी भारत में वैवाहिक दुष्कर्म जो है वो कानूनी तौर पर उसे नहीं माना गया या इस संज्ञा या इस टर्म का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। अगर पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2011 में आई वुमेन जस्टिस रिपोर्ट बताती है कि 179 देशों में से 52 देश यानी 52 देशों में वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ जो है वो कानून है। आज हम इसी मसले के अलग अलग पक्षों पर बात करेंगे कि वैवाहिक दुष्कर्म और कानून क्या है। इसी मसले पर आज हम बातचीत करेंगे। साथ ही अभी थोड़े दिनों पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा पर भी जोर दिया है। कानून ने कोर्ट ने इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया है, स्पष्टतः मनमानी जो है इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शरद कुमारी हैं। डॉक्टर शरद कुमारी एक्शन एड में प्रोग्राम मैनेजर हैं। बीते 2 दशकों से वो बच्चों और महिलाओं के बीच न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि नीतिगत स्तर पर भी काम कर रही है। उन्हीं से जानेंगे वैवाहिक दुष्कर्म और कानून के अलग अलग पक्षों के बारे में। डॉक्टर शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर शरद, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जब हम ये वैवाहिक दुष्कर्म कहते हैं तो आखिर इस टर्म का मतलब क्या है? देखिए, दुष्कर्म को तो हम सभी समझते हैं कि एक महिला के साथ कोई अन्य पुरुष जब यौनिक रूप से छेड़छाड़ या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे हम दुष्कर्म कहते हैं। लेकिन एक महिला के साथ जब उसका पति, अपना ही पति, उसकी इच्छा के विरुद्ध सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान विभिन्न प्रकार की जो प्रताड़नाएं हैं उन्हें भी उनके साथ लागू करता है। बिल्कुल कि ये हमारी संपत्ति है, इस अंदाज में तो हम उसे वैवाहिक बलात्कार की संज्ञा दे सकते हैं। और इस स्थिति में विवाह के अंदर जिसे कि सबसे आमतौर पर अपने भारतीय संस्कृति में सबसे सुरक्षित जगह महिलाओं के लिए माना जाता है, वह एक बहुत ही कठिन स्थिति पैदा करता है। तो क्या रेप जो हम बात करते हैं या दुष्कर्म जो बात करते हैं, वैवाहिक दुष्कर्म, दोनों में बहुत अंतर है? क्या है मतलब? निश्चित रूप से अंतर है, क्योंकि एक तीसरा व्यक्ति जिससे आप बचाव के लिए तैयार भी रहते हैं या फिर उसके विरुद्ध लड़ना भी आपके लिए आसान होता है। लेकिन विवाह के अंदर जिसको कि आप अपना जीवन साथी मानते हैं, जो कि समाज में जो एक बना है कि पति जो है एक स्त्री का रक्षक है, ये जो एक बना हुआ है, उसके द्वारा भी आपकी निजता पर जो प्रहार होता है, आपके जो मानसिक रूप से जो आपको साथ मिलने के बदले आपके ऊपर प्रताड़ना होती है और खासकर यौनिक प्रताड़ना होती है, तो उस नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। उस नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। और अभी ये इतना ज्यादा डिबेट में क्यों है? हम बीते 1 दशक से देख रहे हैं कि बार बार हमारे कान में ये टर्म आ रहा है कि मैरिटल रेप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या वैवाहिक दुष्कर्म, ये इतना ज्यादा डिबेट में क्यों आ गया है? विवाह बहुत ही, आपने बोला भी कि विवाह बहुत ही पवित्र संस्था मानी गई है, पति को रक्षक या आपके प्रोटेक्टर का दर्जा हासिल है, तो इतना ज्यादा डिबेट में क्यों आया है ये इतना ज्यादा? देखिए, एक जो बहुत मैं स्पष्ट करूं कि ये जो पूरी बातचीत है ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को लेके है, जो इसके बुनियाद में है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री को कहीं ना कहीं एक वस्तु के रूप में खड़ा कर दिया गया है या एक संपत्ति के रूप में, पुरुष की संपत्ति के रूप में, चाहे वह पिता की संपत्ति हो या फिर वह पति की संपत्ति हो। और इस स्थिति में लगातार एक दौर था जब कोई महिलाओं की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अंदरूनी बातें सामने आ सकें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और महिलाएं जागरूक हुई तो अंदरूनी बातें भी सामने आई। आपको ध्यान होगा कि एक वक्त था कि घरेलू हिंसा को भी न समाज स्वीकार करने को तैयार था, न सरकारें तैयार थीं। लेकिन आखिर एक वक्त आया कि यह माना गया कि नहीं, घर के अंदर भी महिलाएं हिंसा की शिकार है। क्योंकि लोग कहते थे घर जो सबसे सुरक्षित, सबसे संतुलित जगह है महिलाओं के लिए,
लेकिन सच में वो ऐसा निकला नहीं जी। और हमने जब गहराई में जाके देखा तो हमने पाया कि महिलाएं घरों के अंदर हिंसा की शिकार हैं। और जब आप घरेलू हिंसा कानून को देखेंगे तो वह कानून हिंसा को 4 प्रकार से देखता है, जो मानसिक हिंसा है, शारीरिक हिंसा है, आर्थिक हिंसा है और यौनिक हिंसा है, शाब्दिक हिंसा भी है ना। तो जो ये 4 प्रकार की हिंसा को मानता है घरेलू हिंसा कानून, तो वही तो यौनिक हिंसा आ गई। यानी घर के अंदर भी महिलाओं के ऊपर यौनिक हिंसा होती है। और अभी जो ये डिबेट में आया कि कहीं ना कहीं ये स्वीकार्यता तो बनने लगी है, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो ये आई है, जो जैसा कि आपने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने इसकी समीक्षा की बात की है, इसे एक माना है कि स्पष्ट रूप से मनमानी है कहीं ना कहीं स्त्री के साथ। उसी के साथ साथ केरल हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया कि इस आधार पर उसने तालाक को एक आधार बनाया और एक महिला को तालाक लेने में उसे सुविधा मिली। तो ये एक बार फिर से बहस में अभी है कि अगर यह तालाक का आधार हो सकता है तो इसे अपराध की संज्ञा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। तो ये अभी छत्तीसगढ़ में भी एक मामला आया है। तो ये एक निश्चित रूप से अभी फिर से चर्चा का विषय है। दूसरी बात मैं बताऊं, इसे इसलिए भी और चर्चा का विषय होना चाहिए क्योंकि जो सीडो है, जो यूएन की अस्थायी कमेटी है, जो महिलाओं के साथ हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की बात करती है और हमारे भारत की सरकार ने उस पर सिग्नेचर किया है कि वह उसमें शामिल है जी। तो कहीं ना कहीं ये उसका भी हनन है अगर भारत में इसको लेके बातचीत नहीं हो रही है, इसको लेके ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है। अगर हम अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार देता है, अगर अनुच्छेद 21 की बात करें जो दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से महिलाओं के मानवाधिकार पर यह हमला है। अगर महिलाओं को परिवार के अंदर भी यौनिक हिंसा की शिकार हो रही हैं और उसे कानून के रूप में नहीं लाया जा रहा है, उसे अपराध के रूप में नहीं देखा जा रहा है, तो यह महिलाओं के मानवाधिकार पर, उनकी गरिमा पर यह प्रहार है। उनकी गरिमा पर ये प्रहार है। और जब आप ये बात कह रही हैं तो मुझे हिंदू मैरिज एक्ट भी याद आ रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई महिला अपने पति की ये जो सेक्स इच्छाएं हैं या यौन इच्छाएं हैं, अगर उसको वो संतुष्ट नहीं करती है तो उसको भी तलाक का या संबंध विच्छेद का आधार जो है वो माना जाता है। वो भी एक तरीके से डिबेट में है। निश्चित रूप से देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है, मेरे हिसाब से ठीक है, हम लोग कानून की भी बात कर रहे हैं, कानून होना चाहिए, लेकिन ये समाज का मुद्दा है पहले। और समाज का मुद्दा जो मैंने कहा पितृसत्तात्मक व्यवस्था इसके बुनियाद में है, जिसने स्त्री को एक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। जब तक इस डिबेट पर बात नहीं होगी कि स्त्री संपत्ति नहीं है, वह वस्तु नहीं है, वह एक मनुष्य है, उसे मानव की श्रेणी में देखा जाना चाहिए और उसके मानवाधिकारों की बात होनी चाहिए। तो चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या अन्य किसी भी मैरिज एक्ट की हम बात करें, अगर वहाँ स्त्री को यह स्वतंत्रता नहीं है तो उस एक्ट पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं ये मानती हूँ। बिल्कुल, उस एक्ट पर भी विचार किया जाना चाहिए। और आप जो बात कह रही हैं कि दरअसल स्त्री को आप देवी देवता या इस तरीके से नहीं देखें, बल्कि उसे एक मनुष्य का जो एक मिनिमम दर्जा होता है, जैसे आप पुरुषों को देखते हैं, बिल्कुल वही दर्जा, आप उसको सिर्फ पत्नी, माँ या बेटी के तौर पर नहीं देखें, बल्कि एक मनुष्य के तौर पर देखें और उसके अधिकारों को उसी तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। कानून में हम क्या देखते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा कानून में यौनिक हिंसा की आप बात कर रही हैं, तो क्या वो एक फलक है जो उसको पकड़ता है वैवाहिक दुष्कर्म को? देखिए, कानून में जो स्थिति है, जैसा कि आपने कहा कि जो आईपीसी की धारा 375 या 376 की बात हम करते हैं, तो बहुत सारी विसंगतियां भी हैं, बहुत सारी कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन विसंगतियां भी हैं। अब माना जाता है एक जगह की 16 साल कंसेंट की उम्र, एक यौन संबंध बनाने जो यौन संबंध बनाने के लिए लड़की का जो कंसेंट की उसकी सहमति 16 साल में वो दे सकती है। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 18 साल में वयस्क होती है कि वह सही निर्णय ले सके। तीसरी बात कानून में कहते हैं कि 15 साल से नीचे की जब पत्नी है, तब अगर आप उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं तब वह अपराध की श्रेणी में है। लेकिन 15 साल से ऊपर की पत्नी के साथ ये लागू नहीं होता है। तो ये तो आईपीसी की धारा का मामला है। अगर हम घरेलू हिंसा की बात करें तो उसमें जो यौनिक हिंसा का मामला है, तो यहाँ एक बहुत बड़े फलक पर इसको देखा जा रहा है।
क्योंकि जब घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो वहां से पति पत्नी का मामला नहीं है, वहां स्त्री के एक ऐसे घर की कल्पना की जाती है जहां जन्म से लेकर मरण तक वह रहती है। और ऐसे में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मामला है वो सारे मामले भी इसमें शामिल होते हैं कि एक छोटी बच्ची है। हम सब देखते हैं कि जब बाल यौन शोषण का मामला होता है तो बड़ी संख्या में वो परिवार के अंदर का ही मामला होता है, जिसे आमतौर पर हम नहीं स्वीकार करते हैं। या जो किशोरियां होती हैं उनके साथ जो मामला होता है, या कई बार जो बड़ी स्त्रियां हैं उनके साथ भी परिवार के अंदर दुष्कर्म होते हैं अन्य रिश्तों के द्वारा। लेकिन उन अन्य रिश्तों में फिर वहां पति भी शामिल होगा। तो जो घरेलू हिंसा कानून है वह चाहे तो इसको एड्रेस कर सकता है। तो उसमें है कि लड़की को एक सुविधा दी जाएगी, उसको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जो घरेलू हिंसा कानून है वो हर स्तर पर कहता है कि जब वह एक खास सीमा का उल्लंघन कर जाता है तो फिर उस पर आईपीसी की धारा लगेगी। तो उसमें जब मामला वहां जाएगा तो वहां फिर कानून कमजोर पड़ जाएगा। तो ये स्थिति है कि एक हद तक निश्चित रूप से वो एड्रेस तो करेगा, लेकिन एक खास हद पार करने के बाद आईपीसी की धारा में जाने के बाद वहाँ क्या डिसीजन हो पाएगा या महिला को क्या न्याय मिल पाएगा, ये आज की तारीख में कहना बहुत कठिन है। आज की तारीख में कहना बहुत कठिन है। और हमारे साथ बात कर रही हैं डॉक्टर शरद कुमारी। डॉक्टर शरद कुमारी महिलाओं और बच्चों के बीच काम करने का इनका लगभग 2 दशक का अनुभव है। आप जो बात कह रही हैं और आप घरेलू हिंसा, जब यौन हिंसा में किसी तरह की या यौन संबंधों में किसी तरह की शारीरिक हिंसा का तत्व भी शामिल हो जाता है, तब अगर थोड़ी स्थिति अगर आप हमको क्लियर करें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि और आजकल जो पोर्नोग्राफी या इससे बहुत तरह तरह के जो प्रचलन है और इंटरनेट के जरिए लोग जो हैं अपनी महिलाओं के साथ या अपनी बीवियों के साथ बहुत ही गलत तरीके से संबंध बनाते हैं, तो उसमें जब शारीरिक हिंसा का पक्ष शामिल होता है तो फिर उसको क्योंकि हम तब भी यौन संबंध, देखिए इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पत्नी को अपनी संपत्ति समझना, यानी हम उसका जैसे भी इस्तेमाल करें, है ना। और उसमें क्या है कि यौन संबंध स्त्री और पुरुष के बीच बहुत ही प्राकृतिक, स्त्री और पुरुष क्या हर नर और मादा के बीच प्रकृति ने ऐसे अगर अच्छे रूप में हम कभी देखें तो एक बहुत ही सुंदर संबंध है, पूरी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बनाया। और कहीं ना कहीं ये जब एक अच्छे रूप में बढ़ता है तो ये अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का भी एक बेहतरीन तरीके के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसमें से जब प्रेम खत्म हो जाता है और इस्तेमाल के रूप में देखा जाता है, और पुरुष के अंदर जो हम सब देखते हैं कि ये जो नवाचार है ना, अभी जिस तरीके से पिछले, मैं मानती हूँ कि पिछले 4-5 सालों में तो शायद बहुत तेजी से ये जो पोर्नोग्राफी का मामला तो थोड़ा पुराना है और उसके अलावा भी, लेकिन जो अभी जो ताजा में अगर मैं कहूँ तो जो वेब सीरीज में जिस तरीके से महिलाओं के साथ चीजों को दिखाया जा रहा है या फिर उस तरह की फिल्में जो आती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं गलत तरीके से यौन संबंध को बनाने का। और उसमें उसके लिए जब महिलाएं आमतौर पर तैयार नहीं होती हैं तो क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रयोगशाला पत्नी सबसे आसान जगह है, तो वो जब उस तरह के प्रयोग में पत्नी नहीं शामिल होना चाहती है तो उस कारण से पत्नियों के साथ जो है मार पिटाई के मामले आप देखेंगे। कई बार तो हमने ऐसे ही, चूंकि महिला संगठन के साथ मेरा संबंध रहा है, मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि उन जो पति ने अपने प्रयोग करने चाहे, पति ने साथ नहीं दिया, उसके लिए इतनी बुरी तरह मार पिटाई हुई कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, शारीरिक क्षति हुई, मानसिक, माने अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वह महिला लगातार जो है मानसिक प्रताड़ना से गुजरती है। महिलाओं की बहुत सारी बीमारी आप जब देखेंगी जो खास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में भी है। नहीं, सबसे पहले तो मानसिक रूप से देखिए कि ब्लड प्रेशर का जो एक मामला है, मिर्गी का मामला है, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो लोग सोचते हैं कि सामान्य कारणों से हुई है, वो जो अंदर की व्यथा को कहीं कह नहीं पाती है, क्योंकि जो दूसरे से कष्ट हुआ है शायद वो सामने आता है, लेकिन जो अपना है उसके द्वारा जब इस तरह का कष्ट होता है तो किसी को हम कह भी नहीं पाते हैं। तो मानसिक रूप से महिलाएं कमजोर होने लगती हैं, बीमार होने लगती हैं, कई बार विक्षिप्त हो जाती हैं और लोग कहते हैं कि वो महिला पागल हो गई है, उसका दिमाग गड़बड़ हो गया, लेकिन उसके कारण में कभी नहीं जाते हैं। इसके अलावा शारीरिक रूप से क्षति, मार पिटाई इस हद तक होती है
अगर महिला खूबसूरत है, मैंने ऐसे केस देखे हैं, जानबूझ के उसके चेहरे पर आक्रमण करते हैं कि तुम्हारी सुंदरता पर मतलब कि तुम सुंदर नहीं रहोगी। तो इस तरह के केस हमने डील किए हैं। इसके अलावा पत्नी को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने की का भी एक प्रचलन जो है जी, अपने व्यवसाय के लिए या अपने कुंठा को निकालने के लिए, ये ऐसे भी केसेस सामने आते हैं। लेकिन इस तरह की चीजों को एड्रेस करने के लिए कोई जगह नहीं है, महिलाओं को बोलने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील विषय को आज रखा जा रहा है सामने। इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है और हम सबको, पुरुषों को भी, महिलाओं को, सबको समझने की जरूरत है कि अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो दरअसल आप वो जो पीड़ा है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप जिस एक माँ जिस दर्द से गुजर रही है, वो अपनी बेटी को भी यही बात जो है वो ट्रांसफर, क्योंकि ये पूरे समाज का मसला है और पूरे सामाजिक मानस का जो है वो मसला है। जब तक वो चेंज नहीं होगा, दरअसल तब तक कानून भी बहुत काम जो है वो नहीं कर पाएगा। देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले महिलाओं से संबंधित जब भी कोई कानून सामने आता है तो सबसे पहले समाज में क्या मैसेज आता है कि यह घर तोड़ने वाला कानून है। जी बिल्कुल। या यह विवाह संस्था पर प्रहार है, सबसे ज्यादा फैमिली पर प्रहार है ना। देखिए, खासकर जब जो वैवाहिक बलात्कार को अपराध को लेकर बात आई थी, तो जो निर्भया की घटना हुई थी 2013 में, उसके बाद जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें अनुशंसा हुई थी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा जाए, लेकिन उसको नहीं माना गया और कहीं ना कहीं ये उसके पीछे दलील दी गई कि यह विवाह संस्था पर प्रहार होगा, विवाह संस्था को तोड़ देगा। अगर सच में विवाह एक संस्था है तो क्या इतनी छोटी चीजों से वह टूट जाएगी? क्यों नहीं उसे इतना मजबूत किया जाता है? क्यों नहीं उसमें इतना भरोसा है? क्यों नहीं स्त्री को उसमें इतना विश्वास दिया जाता है? क्यों नहीं उसका आधार समानता भी हो? बिल्कुल, वही चीज मैं करी कि क्यों नहीं स्त्री को उसमें उतना विश्वास दिया जाता है? उसमें अगर उसे बराबरी का, चलने का, रहने का, जीने का जो अधिकार है, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 और 21 की बात मैं कह रही थी, वो अगर विवाह संस्था में एक स्त्री को उपलब्ध हो तो वह संस्था क्यों टूटेगी? इस नजरिए से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? और जब भी कानून मतलब आएगा तो ये एक बहुत बड़ी दलील होती है। तो मुझे लगता है कि इसे अपराध घोषित करने से पहले, इस पर सोचने से, समाज में जो सामाजिक संगठन हैं, जो सरकारी तंत्र हैं, उन्हें चाहिए कि बड़े स्तर पर इस पर परिचर्चा हो, बातचीत हो, ताकि लोग इसे स्वीकार करें। और मुझे अभी भी मैं एक बात बताऊं, चूंकि मैंने जो समाज में काम करने के दौरान और इतिहास के विद्यार्थी के नाते मुझे अपने युवाओं पर हमेशा से भरोसा रहा है कि पूरी दुनिया, देश में कभी भी या समाज में नया बदलाव युवा ही लाते हैं। और हमारी आज की युवा पीढ़ी बहुत बेबाक है, खुलकर बात करती है और उनसे अगर बातचीत हो। दूसरी एक चीज मैं यहीं पर जोड़ना चाहूंगी कि आमतौर पर जब महिलाओं की बात होती है तो लोगों को लगता है ये पुरुषों के खिलाफ है। मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये पूरी लड़ाई कहीं भी पुरुषों के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई पितृसत्तात्मक व्यवस्था और उसकी सोच के खिलाफ। और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में पुरुष भी हमारे साथी हो सकते हैं नहीं है, रहे हैं। अगर आदिकाल से महिला आंदोलन का इतिहास उठा के आप देखें तो पुरुषों का साथ मिला है। तो वैसे पुरुषों को साथ लेने की जरूरत है। और जो सही सोच वाले पुरुष हैं, सकारात्मक सोच वाले पुरुष हैं, वो अगर इस मुद्दे को, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तब जब सही तरीके से चीजें सामने आएंगी तो जो गलत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उठ खड़े होने में पूरे समाज को मदद मिलेगी। और तब जब कानून आएगा तो कानून का भी सही तरीके से उपयोग हो पाएगा। ये बिल्कुल आपने सही बात की शरद जी, क्योंकि आप देखिए, एक पुरुष के बच्ची भी होती है, बेटी भी होती है, तो उस बेटी को ध्यान में रख करके उसके जो अपने तमाम जो रिश्ते हैं, जो महिलाओं से रिश्ते हैं, उन सब को ध्यान में रख करके दरअसल उनको भी इस पहल में जो है पार्टिसिपेट या सक्रिय भागीदारी जो है अपनी निभानी चाहिए। आपका काम जो है वो बाल विवाह पर बहुत ज़्यादा है और अब पूरा हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान बच्चों की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब हुई है। बच्चियों के विवाह जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और बच्चियों के बलात्कार या जो वैवाहिक बलात्कार है उसका भी। तो
अगर हम इस पक्ष पे देखें या बाल विवाह के पक्ष से इस पूरे वैवाहिक दुष्कर्म को समझना चाहें तो कैसे समझें? देखिए, इसके बारे में तो मैं जब काम करने के दौरान समाज में जाती हूँ लोगों के बीच, तो मैंने हमेशा कहा कि जब एक बच्ची के साथ यौन शोषण होता है या बलात्कार की घटना होती है तो हम सब उठ खड़े होते हैं कि अरे एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर बाल विवाह के नजरिए से देखें तो हम स्वतः उस बच्ची को यौन हिंसा की तरफ धकेल रहे हैं। बिल्कुल, एक आदमी को उसका मालिक बना दे रहे हैं। जब एक बच्ची के साथ घटना होती है तो हम सब घबराते हैं और एक तरफ हमारा मतलब लगभग 50% अभी भी बाल विवाह जो है उस रेशियो के आसपास चल रहा है। बच्चियों को स्वतः सुपुर्द कर देते हैं यौन हिंसा के खिलाफ और बच्चियां झेलती हैं और कहीं इसका जो पूरा असर एक जो जैसे हम कहें कि पूरा जो एक चक्र है स्त्री जीवन का उसमें उन बच्चियों का पूरा व्यक्तित्व मतलब हम अपनी आधी आबादी के आधे हिस्से को उस दुष्चक्र में फंसा रहे हैं। तो वो तो सभी की सभी बच्चियां वैवाहिक बलात्कार की ही तो शिकार है जी। लेकिन शायद इसे कहते हुए इसे स्वीकार करने की हमें हिम्मत अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मैं ये मैसेज देती हूँ माता पिता को कि जाने अनजाने आप अपनी बच्ची को वैवाहिक बलात्कार की ओर धकेल रहे हैं और आपकी बच्ची का पूरा व्यक्तित्व उभर ही नहीं पाता है। वह सिर्फ एक अगले जनरेशन को मतलब नए बच्चे को जन्म देने की और किसी के परिवार को चलाने की और सच में उसको भी अच्छे तरीके से चलाने लायक वो नहीं बन पाती है, न शारीरिक रूप से, न मानसिक रूप से, न आर्थिक रूप से। तो मुझे तो कई बार लगता है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है जो कि हमारे मुख्यमंत्री ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया भी है, वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और गहराई से कोशिश किए जाने की जरूरत है। शायद अभी जानकारी हुई कि इसकी समीक्षा के लिए वो निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस पर उन्होंने गंभीरता से समीक्षा की और जो पूरी जो व्यवस्था एक बनी हुई है सरकार की, बहुत सारी कमेटियां हैं पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर राज्य स्तर तक, ये सारी कमेटियां काम करें। जो अभी पंचायती राज में नए लोग जीत के आए हैं उनके बीच ये मुद्दा जाए और इस पर बातचीत हो तो जो बाल विवाह का मुद्दा है जो कि हमारी पूरी आधी आबादी को उसके पूरे विकास को रोक देता है, इसको हम लोग रोक सकने में शायद सफल हो सकेंगे। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा विशेष सर्किल है। अगर आप ध्यान से देखें, सूक्ष्म तरीके से देखें तो जो जिस बच्ची की आप शादी कर रहे हैं और बिहार में तो अगर आप रिकॉर्ड देखें या जो डाटा देखें उसमें है कि 60% बच्चियां या महिलाएं जो है वो एनीमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है। तो वो कैसे बच्चे को जन्म देंगी? क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी? जिस पीढ़ी के लिए, जिस अगली पीढ़ी के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो पीढ़ी ही अगर स्वस्थ नहीं होगी तो फिर आपके हाथ या आपके हिस्से भी क्या आएगा, ये भी आपको सोचना होगा। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब हम देख रहे हैं कि बच्चियों की इस तरीके से शादी हो रही है और इस तरीके से, तो इसमें समाज का रोल जो है वो बहुत अहम हो जाता है। और एक बात बार बार भी आती है कि पश्चिम का कॉन्सेप्ट है ये वैवाहिक दुष्कर्म, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा समझा पाए, क्योंकि हमारे यहाँ गार्गी भी रही, मैत्रेयी भी रही, हमारे यहाँ मल्लिनाथ भी रही, तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी परंपरा भी रही स्त्रियों की, विदुषी स्त्रियों की। देखिए, इसको इस रूप में देखा जाए, जब भी कोई नई चीज आती है सामने, हमेशा उसे पश्चिम की हवा कह के नहीं टाला जा सकता, लेकिन टाला जाता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि नई चीजों को समझने, स्वीकार करने की बजाय हम अगर इसे टालते रहेंगे तो हम कभी अच्छी चीजें नहीं सीख सकेंगे। और परिवार में घुटन भी होगी शरद जी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अंधाधुन अनुकरण किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, चाहे वह पश्चिम का हो या पूरब का हो या कहीं का भी हो। हम उसकी समीक्षा करें, हम उसे समझें कि क्या ये सच है, और उस नजरिए से अगर हम जब समझेंगे। देखिए, जब सती प्रथा का मामला था जी, और अंग्रेजों ने जब इसे देखा तो कहा कि अरे ये तो बिल्कुल मतलब अमानुषिक है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये हमारी परंपरा है। तो क्या राजा राम मोहन राय जैसे महान विद्वान ने जो आवाज उठाई तो उन्होंने नहीं सोचा, तो उन्होंने अंधा अनुकरण तो नहीं किया। जो मैंने कहा कि जो पुरुषों का साथ हमेशा रहा है महिला आंदोलन में, उन्होंने अपनी भाभी को कष्ट में देखा। तो जब एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है तो एक पिता, एक भाई की जो बेचैनी होती है या अपनी बहन के साथ जो घटना होती है, वो जो बेचैनी होती है, वही बेचैनी अपनी पत्नी के लिए भी होनी चाहिए।
तो इन चीजों को उस नजरिए से देखने की जरूरत है। और वैवाहिक बलात्कार की जो मामला है उसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि स्त्री का अपने देह पर नियंत्रण ही नहीं है। जो आपने अभी एनेमिक होने की बात की, कितने बच्चे, मतलब यौन संबंध बनाना तो है ही, वो कितने बच्चे पैदा करेगी, इस पर उसका कोई जोर नहीं है। कितने बच्चे पैदा करेगी, किस सेक्स का बच्चा पैदा करेगी, बिल्कुल, वो बेटा पैदा करेगी हाँ। कि बेटी पैदा करेगी, जबकि ये किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रकृति के हाथ में है। स्त्री पुरुष के मिलन से जो वैज्ञानिक सिचुएशन पैदा होगा उसमें अब लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, लड़का या लड़की पैदा करना है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, वह भी हम लिंग का चयन करेंगे। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं विज्ञान का उपयोग, मान लीजिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है स्त्री के शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करेंगे और लड़कियों की लाइन लगा देंगे तब तक जब तक कि लड़का बेटा ना हो जाए। तो स्त्री का अपने देह पर कोई नियंत्रण, और उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें वैवाहिक बलात्कार की वो शिकार होगी। इच्छा के विरुद्ध उसे शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, उसे बेटा पैदा करना। तो वैवाहिक बलात्कार के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। स्त्री का अपने देह पर नियंत्रण न होना, या आज के युग में हम 21वीं सदी की बात करते हैं, इसमें पूरब पश्चिम का तो कोई मामला ही नहीं है। हर जगह हर कदम पर हमारी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी खास सरकार की, हर सरकार जो भी पावर में हो, वो कहते हैं, सारे जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी आधी आबादी का अपने शरीर तक पर नियंत्रण नहीं है। और जब शरीर पर नियंत्रण नहीं है तो उस आबादी से क्या उम्मीद करते हैं कि वह आपके आर्थिक सहयोग में भाग ले? तो देश को कहाँ से वो आर्थिक सहयोग मिलेगा? ना परिवार को मिलेगा, ना राजनीतिक सहयोग मिलेगा। तो देश की आधी आबादी मिल के मात्र देश को कितना आगे बढ़ाएगी? आधी आबादी को तो आपने देह मात्र समझ रखा है और उस देह पर भी उसका नियंत्रण नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये चक्र है जो मैंने कहा। बिल्कुल, और देश से शुरू होकर वो राजनीति तक जाएगा, वो अर्थ तक जाएगा, वो संस्कृति तक जाएगा। तो एक स्त्री को जब तक आप उसके देह से मुक्त नहीं करेंगे तब तक आपका समाज, आपका राष्ट्र कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसे सोचने की बहुत जरूरत है। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो आधी आबादी है, जो स्त्री की आधी आबादी है, यही दूसरी आधी आबादी की पैदाइश करने या उसको पैदा करने वाली भी है। उसको नेचर ने इतनी ताकत दी है, इसलिए उसका ख्याल या उसको घुटन ना हो, उसको किसी तरह के परिवार में कुंठा ना हो, शारीरिक हिंसा ना हो उसके साथ। इन सब मसलों का भी हमें ध्यान रखना, बतौर समाज, बतौर परिवार हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शरद, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शक इस कार्यक्रम के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com। आप हमें जरूर लिखें, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, कोरोना अभी गुजरा नहीं है, अपना खास ख्याल रखें, वैक्सीनेशन जरूर लें और 2 गज की दूरी और मास्क आप जरूर लगाएं। नमस्कार।